बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। एक मर्तबा तो सिकंदर के दिल ने चाहा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाए, क्योंकि इस बूढ़ी चुड़ैल के इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। जिस तरह से उसने पंडित का हाल किया था, सिकंदर के साथ भी वो ऐसा ही करने वाली थी। अभी सिकंदर ये सोच रहा था कि अचानक थोड़े फासले पर एक बिजली सी चमकी और अंधेरा सा हो गया। लेकिन सिकंदर के सामने अभी रोशनी थी और ये रोशनी उस बूढ़ी चुड़ैल की वजह से थी। चुड़ैल प्यासी निगाह से सिकंदर को देख रही थी। उसकी निगाह अभी तक नहीं बुझी थी। अगला शिकार सामने बैठा हुआ था, जिसके खून से उसने प्यास बुझानी थी। चुड़ैल ने सिकंदर की तरफ कदम बढ़ाया। चुड़ैल का उठता कदम सिकंदर ने देख लिया था। उस वक्त सिकंदर के लब ने पढ़ाई शुरू कर दी थी। उसे ये भी पता नहीं था कि वो क्या पढ़ रहा है। वो सोच रहा था तो ये कि चुड़ैल का हाथ उसकी गर्दन तक पहुँचे, इससे पहले ही उसने चिल्ला मुकम्मल करना है। लेकिन जिस तरह से चुड़ैल सिकंदर के नज़दीक आ रही थी, इतनी जल्दी चिल्ला ख़त्म करना नामुमकिन था। चुड़ैल छोटे छोटे कदम उठाती सिकंदर की जानिब बढ़ रही थी और चंद कदम चलने के बाद चुड़ैल रुक गई। अभी अभी उसके लबों से पंडित का खून रिस रहा था। तुम्हारा खून तो बड़ा लजीज होगा, आज सदियों बाद ताज़ा खून पीऊँगी। हा हा हा, चुड़ैल ने कराहियत भरे लहजे में कहकहा लगाते हुए कहा। सिकंदर ने एक नज़र पंडित की लाश की जानिब देखा और फिर दूर पड़े बगैर धड़ वाले सर को देखा। इसे क्या देख रहा है, वो तो मर गया, अब तेरी बारी है। अरे ये तेरे पास बच्चे की लाश पड़ी है क्या? तू भी खून पीता है, लेकिन इतना पुराना खून क्यों पी रहा है? रुक, मैं तुझे पंडित का खून पिलाती हूँ। इसका खून भी इतना पुराना नहीं है। ये कहकर चुड़ैल पलटी और पंडित के सर की जानिब चल पड़ी। सर के करीब पहुंचकर वो झुकी और पंडित के सर को बालों से पकड़कर उठा लिया। अब वो दोबारा सिकंदर की तरफ आ रही थी। दायरे से थोड़े फासले पर रुककर उसने पंडित का सर सिकंदर की जानिब उछाल फेंका, जो कि दायरे से चंद फुट के फासले पर जा गिरा था। ये ले, उठा और पी, मगर याद रख, ज़्यादा देर नहीं करनी, जल्दी जल्दी पीना, फिर मैंने तेरा खून भी पीना है। पंडित का सर सिकंदर के करीब पड़ा हुआ था, जिसकी एक आंख नहीं थी, लेकिन एक आंख के साथ भी वो सिकंदर को बेबसी से देख रहा था, जैसे मौत के वक्त वो इल्तिजा कर रहा हो कि कोई उसे बचा लेगा। क्यों, क्या हुआ? खून नहीं पीना क्या तुमने? इसका खून भी लजीज था, लेकिन वो बात नहीं थी इसमें, तेरी तरह जवान नहीं था। सोच ज़रा, जब मैं अपने नुकीले दांत तेरी गर्दन में गाड़ूंगी और फिर तेरा खून फव्वारे की तरह उबल उबल कर ज़मीन पर गिरेगा और तू मेरे हाथ में कांप रहा होगा, सिसक रहा होगा, कितना मज़ा आएगा ना। चल, अब मुझे देर हो रही है, मुझसे गर्म खून की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब मैं और देर नहीं कर सकती। बूढ़ी चुड़ैल दायरे से 1 फुट के फासले पर पहुंच चुकी थी। यहाँ आकर वो रुक गई। उसने अपना हाथ फिजा में उठाया और फिर उसका हाथ लंबा होता चला गया। सफरीना जैसे ही चीले की जगह पहुंची तो सिकंदर को दायरे में बैठा देखा और एक बूढ़ी चुड़ैल सिकंदर के सामने खड़ी उससे बातें कर रही थी। सफरीना देखना चाहती थी कि सिकंदर इस बूढ़ी चुड़ैल से डरकर हिसार से बाहर निकलता है या नहीं, क्योंकि जिस तरह का खौफ सिकंदर के चेहरे पर नजर आ रहा था, बस कुछ लम्हों की बात है, सिकंदर दुम दबाकर भाग जाएगा। अचानक सफरीना के दिमाग में एक तरकीब सूझी और उस पर अमल करने के लिए उसने एक बूढ़ी औरत का रूप धार लिया, जिसके चेहरे पर नूर ही नूर था और उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था। ओ खबीस चुड़ैल! नज़दीक पहुंचकर सफरीना चिल्लाई, क्यों अच्छे लोगों को तंग कर रही हो? मनहूस, रुको, तुम्हें नर्क भेजती हूँ। ये कहकर सफरीना ने अपना दायां हाथ बूढ़ी चुड़ैल की जानिब उठाया और फिर उसके हाथ से आग की एक धार निकली, जो चुड़ैल के जिस्म से जा टकराई। आग के लगते ही बूढ़ी चुड़ैल का जिस्म धड़ाधड़ जलने लगा और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जली हुई राख पड़ी हुई थी। नौजवान, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम किसको काबू करने का चिल्ला कर रहे हो? सिकंदर ने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़ी चुड़ैल के जाने के बाद सिकंदर का हौसला बढ़ गया था, लेकिन अब उसके पास जितना भी वक्त बचा था उसने चिल्ला ख़त्म करना था। इसलिए सिकंदर ने आंखें बंद कर ली। उसने ये भी नहीं देखा कि बूढ़ी चुड़ैल के जलने के बाद पंडित का सर और धड़ दोनों गायब हो चुके थे। शातिर सोने की तैयारी कर रहा था। आज का दिन उसका बहुत मसरूफ़ गुजरा था। वज़ीर करकोस 2 दिन से किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए थे
और महल की देखभाल की जिम्मेदारी शातिर को दे गए थे। लिबास तब्दील करके वो अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन फिर अचानक आंखें खोल दी। उस चुड़ैल सफरीना को तो देखूं ज़रा, क्या करती फिर रही है। ये कहकर शातिर ने आंखें बंद कर लीं और लंबा सांस लेकर सफरीना की खुशबू को अपने दिमाग में महसूस किया। और फिर सफरीना का चेहरा शातिर के सामने आ गया था। शातिर ने एक खूबसूरत सी औरत को देखा जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो एक नौजवान से बातें कर रही थी जो इस वक्त हिसार में बैठा चिल्ला कर रहा था। लेकिन ये तो सफरीना नहीं है। ये नौजवान लड़का कौन है और सफरीना उससे क्या कह रही है? शातिर के दिमाग ने उससे कहा। उन दोनों की बातें सुनने के लिए शातिर सफरीना के कुछ नज़दीक हो गया। देखो बेटे, ये काम इस्लाम में मना है। तुम एक बच्चे का कत्ल कर चुके हो और अब बैठे हराम काम कर रहे हो। क़यामत के दिन तुम्हारी माफ़ी नहीं होगी। सारी ज़िंदगी तुम्हें जहन्नुम में जलना पड़ेगा। अचानक सफरीना चुप हो गई और उसने शातिर की तरफ गज़बनाक निगाहों से देखा। ये देखकर शातिर ने आंखें खोल दी। मुझे इस नौजवान को बचाना होगा। सफरीना इस नौजवान की जान लेने के लिए ख़तरनाक चाल चल रही है। उस वक्त शातिर की बात भूल गया कि वज़ीर करकोस ने उसे सफरीना से दूर रहने का कहा था। नौजवान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ बैठकर किसको काबू कर रहे हो? सफरीना ने दोबारा सिकंदर को मुखातिब किया था, लेकिन सिकंदर ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे शक्ल से तुम मुसलमान लग रहे हो और मुसलमान तो ऐसा काम नहीं करते हैं, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे। सिकंदर ने जवाब नहीं दिया। तुम भी वही कर रहे होगे जो दूसरे लोग करते हैं। किसी जिन को काबू करो, उससे मदद लेकर दुनिया का हर काम करो, फिर अमीर बन जाओ। लेकिन कभी ये सोचा कि इस काम का इख्तिताम क्या होता है? सिकंदर ने आंखें खोल ली थी, लेकिन चिल्ला उसने नहीं रोका था। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी का इख्तिताम क्या होगा। तुम ताकत हासिल करोगे, दौलत हासिल कर लोगे, फिर तुम्हारा शुमार भी ताकतवर और अमीर लोगों में होगा। लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और तुम्हारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारी ज़िंदगी नहीं होगी। तुम चाहे सब कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन तुम्हारा दिल सुकून में नहीं होगा, क्योंकि तुम मुसलमान नहीं रहोगे। बेशक तुम मुसलमान वाले नाम से बुलाए जाओगे, लेकिन तुम एक काफिर बन जाओगे जिसने दुनिया हासिल करने के लिए मासूम जान को कत्ल किया था, जिसने शैतान को आका मानकर उसकी इबादत की थी, उसके नाम का चिल्ला किया था। इन सब चीज़ों का पता तुम्हें उस वक्त चलेगा जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे, और फिर जब खुदा के सामने हाजिर होगे तो तुम्हारे दौलत, ताकत और दिखावे की मुसलमानी तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। जैसे जैसे सिकंदर ये बातें सुन रहा था, सिकंदर के दिमाग में आंधियां चलने लगी थी, क्योंकि वो औरत सच बोल रही थी। सिकंदर ने तो ये सोचा ही नहीं था। एक पंडित के कहने पर उसने सब कुछ खो दिया था और अब वो नाम का मुसलमान और पक्का काफिर बन चुका था। देखो बेटे, ये काम इस्लाम में मना है। तुम एक बच्चे का कत्ल कर चुके हो और अब बैठे बैठे हराम काम कर रहे हो। क़यामत के दिन तुम्हारी माफ़ी नहीं होगी। सारी ज़िंदगी तुम्हें जहन्नुम में जलना पड़ेगा। ये कहकर सफरीना खामोश हो गई और अचानक उसने सर झटक कर दाएं तरफ देखा। सिकंदर की निगाहें भी उस तरफ उठ गईं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अभी तुम्हारे पास वक्त है, ये सब छोड़ दो, ख़त्म कर दो ये चिल्ला और खुदा से तौबा करो। वो तुम्हारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। एक तूफ़ान था जो सिकंदर के अंदर चल रहा था। उसे रह रह कर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने बेवकूफ़ों वाली हरकत कैसे कर ली? क्या हो जाता अगर वो ऐसा ही रहता सारी ज़िंदगी? यही ना कि आखिर मर जाता तो ठीक था ना, लेकिन अपने अल्लाह के सामने शर्मिंदा तो नहीं होता। ये औरत ठीक कह रही है, मेरे पास अभी भी वक्त है। अल्लाह गफूर रहीम है। अगर मैं गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगूँ तो वो मुझे माफ़ कर देगा। सिकंदर ने दिल में सोचा और फिर उसने फ़ैसला कर लिया, और ये ऐसा फ़ैसला था जिसमें सिकंदर ज़रा सी भी देर नहीं करना चाहता था। वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। सिकंदर को खड़ा होता देखकर सफरीना के मासूम चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, और अब वो इस इंतज़ार में थी कि सिकंदर अपना पैर दायरे से बाहर निकाले और वो उसे मौत से हमकिनार कर दे। सिकंदर सफरीना की चाल में आ गया था। उसे पंडित की कही हर बात भूल चुकी थी। उसे बस यही समझ आ रहा था कि अब उसने चिल्ला नहीं करना है। और फिर सिकंदर ने पहला कदम उठाया। वो चिल्ला ख़त्म करने जा रहा था। लड़के, ऐसी गलती मत करना। ये आवाज़ सिकंदर के पीछे से आई थी। सिकंदर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नौजवान भागता हुआ उसकी जानिब आ रहा था। ये अल्फाज उसके मुंह से निकले थे, जिसे सुनकर सिकंदर के कदम रुक गए। सफरीना भी ये आवाज़ सुनकर चौंक गई थी, और जब उसने आवाज़ की समत देखा तो एक मानूस सी शक्ल देखकर वो चौंक गई। ये तो वही जिन है जो मेरा पीछा कर रहा था और जिसे मैंने ज़ख्मी करके पीछा करने से ख़बरदार किया था। सफरीना को अपना मंसूबा नाकाम होता दिखाई दिया। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ,
मेरा यकीन करो, ये वही चुड़ैल है जिसे काबू करने के लिए तुम यहाँ बैठे हो। दायरे से निकलने की गलती मत करना, नहीं तो तुम जान से जाओगे। ये शातिर था जो सिकंदर की मदद को आन पहुंचा था और अब वो सिकंदर को हिसार से निकलने से रोक रहा था। सिकंदर ने जब ये सब कुछ देखा तो परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो औरत उससे सही ही तो कह रही है, तो ये कौन है जो उसे चिल्ला ख़त्म करने से रोक रहा है। सफरीना के तन बदन में आग लग गई जब उसने देखा कि सिकंदर उस जिन की बातें सुन रहा है। उसने जब देखा कि उसका मंसूबा नाकाम हो रहा है तो उसने अपना हाथ शातिर की जानिब करके अपने हाथ को झटका दिया। लेकिन शातिर एक बार पहले भी इस हमले से चोट खा चुका था, इसलिए अब वो होशियार हो गया था। जैसे ही उसने सफरीना के हाथ को अपनी जानिब उठते देखा तो उसने जल्दी जल्दी से कुछ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिए और वो गायब हो गया। जैसे ही सफरीना के हाथ से बिजली निकली, शातिर ने अपनी जगह छोड़ दी। अब वो सफरीना की नज़रों से ओझल था। ये खबीस चुड़ैल चाल चल रही है, तुमने जैसे ही हिसार से कदम निकाला ये तुम्हें ख़त्म कर देगी, इसलिए ऐसी कोई गलती मत करना। शातिर ने ये बात गैबी हालत में कही थी। सिकंदर को समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों कौन है और इनमें से कौन सिकंदर का दोस्त है और कौन जान का दुश्मन। लेकिन शातिर की बात सुनकर सिकंदर का माथा ठनका। ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी कि हिसार से बाहर निकलने का मतलब मौत है। अगर उसने कदम बाहर निकाला तो मर जाएगा। तौबा तो वो तब करेगा जब वो ज़िंदा रहेगा। अगर इस नौजवान ने उसे नहीं रोका होता तो इस वक्त वो मर गया होता। ये सब सोचकर सिकंदर अपनी जगह पर रुक गया। उसे शातिर की बात समझ आ गई और अब वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अपनी चाल नाकाम होती देखकर सफरीना गज़बनाक हो गई थी और अब वो जिन भी उसकी नज़रों से गायब हो गया था। ये देखकर सफरीना ने गुस्से से आंखें बंद कर लीं और लंबा सांस लेकर शातिर की मौजूदगी को देखा। शातिर अब भी वहीं मौजूद था, बस उसने खुद को छुपा रखा था। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सफरीना ने आंखें खोली और फिर दोनों हाथ फिज़ा में बुलंद कर लिए। वो कुछ पढ़ रही थी। उसने अपनी आग बरसाती आंखें खोली, एक दफ़ा सिकंदर की जानिब देखा और फिर दोनों हाथ नीचे गिरा दिए। सफरीना के हाथ नीचे आने की देर थी कि हर तरफ आग बरस उठी। इस सुलगती आग में किसी के चीखने की आवाज़ गूंजी। वज़ीर करकोस उस वक्त दौड़ता हुआ शाह जिन्नात के कमरे की जानिब बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी आया थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसने देर कर दी तो क़यामत आ जाएगी। शाह जिन्नात के मेहमान खाने के दरवाजे पर पहुंचकर वज़ीर करकोस ने दरवाज़ा खटखटाने की भी जहमत न की और अंदर दाखिल हो गया। अंदर शाह जिन्नात तो नहीं थे, लेकिन शहज़ादा तरतोश अपने चंद दोस्तों के साथ दोपहर का खाना तनावल फरमा रहे थे। शहज़ादा तरतोश वो शातिर वज़ीर करकोस की सांस उखड़ी हुई थी और उसे इस हालत में देखकर शहज़ादा तरतोश भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ शातिर को? शातिर की ज़िंदगी ख़तरे में है शहज़ादे। शाह जिन्नात कहाँ है? मुझे उससे जल्दी मिलना है, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। वज़ीर करकोस ने जल्दी जल्दी कहा। वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि शातिर को क्या हुआ है? शहज़ादे ने पूछा। शहज़ादे, शातिर इस वक्त इंसानी दुनिया में गया है और किसी ताकतवर चुड़ैल के नरगे में फंस गया है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं देखता हूँ शातिर को, शहज़ादा बोला। शहज़ादे, इतना वक्त नहीं है, खुदा के लिए कुछ करें, नहीं तो हम शातिर को खो देंगे। मैं कुछ करता हूँ। शहज़ादे ने जल्दी से आंखें बंद की और शातिर का चेहरा अपने दिमाग में तस्वुर किया, लेकिन वहाँ तो आग ही आग थी और चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। शातिर को बचाना है करकोस। ये बात शहज़ादे ने बंद आँखों से कही थी और फिर अपनी जगह से गायब हो गया। शहज़ादा तरतोश अल्लाह से दुआ कर रहा था कि शातिर को कुछ ना हो, लेकिन आसमान तक उठती आग दूर से ही नजर आ रही थी। उसने अपने उड़ने की रफ्तार और तेज़ कर दी, लेकिन आग के करीब पहुंचकर उसने ज़मीन पर आने में वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा था। फ़िज़ा में ही रुक कर उसने कुछ पढ़ा और आग की तरफ फूंक मार दी। जितनी तेज़ आग भड़क रही थी उतनी जल्दी ठंडी होकर बुझ गई। शहज़ादा तरतोश ने जब इर्द गिर्द देखा तो उसे एक जिस्म में आग में जला कटा नजर आया और दूसरा जिस्म एक दायरे में पड़ा हुआ था जो कि सही हालत में था। शहज़ादे ने जल्दी से जले हुए जिस्म को कंधे पर उठाया और फिर अपनी जगह से गायब हो गया। उसे जला हुआ शातिर जिन ही लगा था, क्योंकि उन दो के अलावा वहाँ कोई और नहीं था और दूसरा जिस्म होलिये और हालत से इंसान लग रहा था जो चिल्ला करने आया था। लेकिन शातिर की मौजूदगी ने शहज़ादा तरतोश के दिमाग में कई सवाल पैदा कर दिए थे। फ़िज़ा ने शातिर की चीखों को दबा लिया था, क्योंकि इस वक्त सफरीना के कह कहे गूंज रहे थे। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरे पीछे मत आना। तुम सफरीना से नहीं लड़ पाओगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात शायद मजाक लगी थी, तो अब भुगतो।
अब मैं देखती हूँ तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा। ये बोलकर सफरीना ने दोबारा से कहकहे लगाना शुरू कर दिए, लेकिन अचानक उसके कहकहों को ब्रेक लग गई क्योंकि आग बुझ चुकी थी। कौन है ये जिसने सफरीना की लगी आग को बुझाने की गलती की है? कौन है? सफरीना ज़ोर से चिल्लाई थी। आग के बुझने के बाद जब सफरीना ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो उसे दायरे में बेहोश पड़ा सिकंदर नजर आया। शातिर का कुछ अता पता नहीं था। सफरीना ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली और किसी अनदेखे वजूद को देखने की कोशिश की, लेकिन फिजा में किसी की मौजूदगी नज़र नहीं आई। सिकंदर की आंखें खुली तो उसने खुद को हिसार में लेटे हुए पाया। अभी तक रात का सन्नाटा था। आहिस्ता आहिस्ता सिकंदर को पिछला गुजरा सब याद आ गया। उसे याद आ गया कि एक नौजवान अचानक से आकर उसे चिल्ला ख़त्म करने से रोक रहा था और एक बूढ़ी औरत जो उसे चिल्ला ख़त्म करने का कह रही थी। लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। वो आग भी बुझ चुकी थी जिसके जलने के बाद सिकंदर को कुछ होश नहीं रहा था। सिकंदर अपनी जगह पर उठकर बैठ गया और सब कुछ भुलाकर दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। अब जो होगा देखा जाएगा, फ़िलहाल मुझे आज की रात का चिल्ला पूरा करना है। रात का आखिरी पहर हो गया था। इस वक्त सिकंदर दूसरी रात का चिल्ला पूरी करने के करीब पहुंच चुका था। सिकंदर दिल में दुआ कर रहा था कि अब कुछ ऐसा ना हो कि जिससे चिल्ला पूरा ना हो सके, लेकिन शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिकंदर ने आखिरी मर्तबा पढ़कर गहरी सांस ली। वो थक चुका था। उसने कुछ पढ़कर बच्चे की लाश पर फूंक मारी और फिर हाथ के पंजे से लाल मिर्च से बने दायरे को मिटा दिया। माचिस की तीलियों को उठाकर अलग अलग किया और उसे दोबारा माचिस की डिबिया में डाल दिया। चाकू वो पहले ही नेफे में डाल चुका था, बस अब हिसार ख़त्म करना था, जो उसने दोबारा कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारी और फिर हिसार के दायरे को मिटा दिया समेत और लाश को पैरों से पकड़कर बोरी में डाल दिया। 2 दिन में लाश गल सड़ चुकी थी और बू नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। सिकंदर ने सारा सामान इकट्ठा किया और बोरी कंधे पर डालकर अपने घर की जानिब रवाना हो गया। उसके पास 2 घंटे थे जिसमें उसने अपनी नींद पूरी करके ऑफिस जाना था। सफरीना को रह रहकर अपनी नाकामी पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी लगाई आग को किसने बुझा दिया था और वो कौन था जो जिनको उठा कर ले गया। इस वक्त सफरीना चिल्ले की जगह से बहुत दूर एक दरख्त के नीचे बैठी गुजरे और आने वाले वक्त का सोच रही थी। वो सोच रही थी कि अब क्या करे, क्योंकि आज की रात आखिरी रात है। आज अगर वो लड़का चिल्ला करने में कामयाब हो गया तो फिर सफरीना उसके काबू में आ जाएगी और फिर सफरीना मजबूर हो जाएगी कि उसकी हर बात माने। सफरीना ने आंखें बंद करके सिकंदर के चेहरे को तस्वुर किया तो सिकंदर उसके सामने आ गया। वो इस वक्त नींद से उठ चुका था और अब अपने लिए नाश्ते के लिए कुछ बना रहा था। ये देखकर सफरीना के चेहरे पर खूनी मुस्कुराहट आ गई। चलो सफरीना, आज इस लड़के से फिर मिल लेते हैं। यह कहकर सफरीना अपनी जगह से उठी और फिर उसने बिजली का रूप धार कर सिकंदर के घर की जानिब उड़ना शुरू कर दिया। एक बिजली की लहर थी जो शहर की जानिब बढ़ रही थी, लेकिन चूंकि दिन का वक्त था इसलिए किसी इंसान को रोशनी का नजर आना मुमकिन नहीं था। सिकंदर नींद से उठ चुका था। नहा धोकर वो किचन की तरफ चला गया और फिर पानी केतली में डालकर फ्रिज से अंडे निकालने लगा। अभी सिकंदर अंडे उठाकर मुड़ा था कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन हो सकता है? सिकंदर ने यह सोचकर चाय की आग कम की और किचन से बाहर निकल आया। दरवाजे के करीब पहुंचकर सिकंदर ने कौन है की आवाज़ निकाली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो दरवाज़ा खोल दिया। अभी वो पाँव बाहर रखने वाला था कि एक छोटी सी बच्ची अंदर आ गई। अंकल, मेरे अम्मी अब्बू मुझे अकेला घर में छोड़कर गए हैं और मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दें प्लीज़। ये फ़्रॉक पहने छोटी खूबसूरत बच्ची सिकंदर को बहुत भली लगी। ओह, आप कौन हो बेटा? मैंने पहले तो आपको नहीं देखा यहाँ। सिकंदर बच्ची के सामने झुककर बैठ गया और उसके नन्हे से हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, अंकल मैं 2 घर छोड़कर रहती हूँ। आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं आपको रोज़ ऑफिस जाते हुए देखती हूँ। बच्ची तोतली आवाज़ में बात कर रही थी। अच्छा तो बेटा फिर आपके अम्मी अब्बू कहाँ गए और आपने नाश्ता नहीं किया क्या? जी अंकल, मैंने नाश्ता नहीं किया और मेरे अम्मी अब्बू राजू के साथ स्कूल गए हैं। राजू आपके भाई का नाम है बेटा? सिकंदर ने बच्ची से पूछा। जी हाँ अंकल, राजू का आज रिज़ल्ट है और स्कूल घर से बहुत दूर है, इसलिए अम्मी अब्बू भी बगैर नाश्ते के चले गए और मुझे सोता छोड़ गए हैं। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? सिकंदर ने बच्ची से नाम पूछा। वैसे तो मेरा नाम शहनाज है, लेकिन अम्मी अब्बू मुझे मुन्नो कहते हैं। चलो आओ अंदर, अंकल आपको नाश्ता कराता है। वैसे अगर आपके अम्मी अब्बू घर आ गए
और आप उनको नज़र नहीं आई तो वो परेशान हो जाएंगे। नहीं अंकल, अम्मी अब्बू इतनी जल्दी नहीं आएंगे। सही है, आओ अंदर। सिकंदर बच्ची को अपने रूम में ले आया और उसे बेड पर बैठने का कहकर किचन में चला गया। उसने दूध बर्तन से निकाला और जल्दी जल्दी केतली में दूध वगैरह डाला, अंडा फ्राई करके और फिर रात की बची हुई रोटी लेकर दोबारा अपने कमरे में आ गया। मुन्नू अभी तक बेड पर बैठी हुई थी। अंकल, आपने अंडा फ्राई किया है क्या? जी बेटा, अंडा है, रोटी है और चाय है बस, लेकिन रोटी रात की बची हुई है। कोई बात नहीं अंकल, चाय मैं नहीं पीती, बस आपके साथ अंडा खाऊंगी। चलो आओ फिर बिस्मिल्लाह करो बेटा, सिकंदर ने चाय अपने मग में डालते हुए कहा। अचानक बाहर धप की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कुछ भारी सा गिरा हो। सिकंदर ने चाय का मग बेड पर रखा और कमरे से बाहर निकल गया। शहजादा तरतोश शातिर से गुजरे हाल का पूछ रहा था और शातिर शुरू से अब तक की सारी कहानी बता रहा था। शातिर की हालत बहुत नाजुक थी। अगर वो कोई आम सा इंसान होता तो इस वक्त मर गया होता, लेकिन वो एक जिन था और जिन्नात को मौत के अलावा कोई चोट या ज़ख्म नहीं पहुंचा सकता। उस वक्त शातिर के जलने के सारे ज़ख्म आहिस्ता आहिस्ता भरते जा रहे थे। अच्छा, तो फिर तुम वहाँ क्यों गए जब उसने तुम्हें दूर रहने का कहा था? शहजादे ने शातिर से पूछा। शहजादा तरतोश, मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाता, लेकिन वो चुड़ैल उस लड़के को जान और ईमान दोनों की दुश्मन हो गई थी। उसने लड़के को चिल्ले से बाहर निकालने के लिए उसे अल्लाह से डरा दिया था, लेकिन वो लड़का नहीं जानता था कि अब अगर उसने चिल्ला रोक दिया तो वो मारा जाएगा और फिर वो तौबा नहीं कर सकेगा। एक दफ़ा वो चिल्ला पूरा कर ले, अगर वो बच गया और उस चुड़ैल को काबू कर लिया तो फिर भी मुमकिन है कि वो तौबा भी करे और उस चुड़ैल से अपनी जान भी छुड़ाए। तो ये बात है, लेकिन अब तो तुम उसकी नज़रों में आ चुके हो और मार भी खा चुके हो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा उस चुड़ैल के करीब भी जाओ। तुमने देख लिया कि तुम्हारे हिसार में होते हुए भी वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जी शहजादा तरतोश, शातिर ने सर झुकाकर ये बात कही। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी कि वो एक चुड़ैल से मार खाकर वापस आया है। तो अब तुम उसके करीब भी नहीं जाओगे, समझे तुम? शहजादे ने बनावटी गुस्से में कहा। तो उस नौजवान का क्या होगा शहजादे? अब सफरीना हमसे टकरा चुकी है और उस नौजवान को भी बचाना है, तो मैं खुद देखूंगा कि क्या करना है। तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी सही, अब तुम थोड़ा सा आराम करो जब तक मैं उस लड़के और सफरीना को देखता हूँ, शहज़ादा बोला। लेकिन शहज़ादे, आपने उन दोनों को देखा नहीं है तो फिर कैसे उनको ढूंढेंगे? शातिर ने अहम बात पूछ ली थी। जब मैं तुम्हें बचाने आया था तो उस वक्त उस नौजवान का चेहरा भी देख लिया था। पहले मैं उसके पास जाऊँगा, फिर उसकी मदद से सफरीना को भी ढूंढ लूँगा। जी यही ठीक रहेगा, शातिर ने कहा। यह कहकर शहज़ादा तरतोश ने अपनी आंखें बंद की और फिर अपनी जगह से गायब हो गया। उसे सिकंदर के घर पहुंचने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग गया, क्योंकि अबगर और सिकंदर के घर के दरमियान में ज़्यादा फासला न था। सफरीना सिकंदर के करीब पहुंची तो सिकंदर उस वक्त घर के गेट पर बैठा किसी बच्ची से बातें कर रहा था। सफरीना के लिए ये अच्छा मौका था। उसने अपनी हालत तब्दील नहीं की और बिजली ही की सूरत में घर में दाखिल हो गई। उस वक्त उसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था, क्योंकि उसके पास वक्त कम था और जो कुछ करना था उसी वक्त में करना था। अभी सफरीना ये सोच रही थी कि उसके दिमाग में एक ख्याल आया और फिर वही शैतानी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई जो उसकी पहचान होती है। उसने अपना रुख किचन की जानिब किया और फिर अंदर दाखिल हो गई। उस वक्त आग पर केतली रखी हुई थी और उसमें से पानी उबल रहा था। सफरीना अपने असल रूप में आई और इधर उधर देखने लगी। नज़दीक ही एक बड़े से बर्तन में चाय के लिए दूध पड़ा हुआ था। उसने खामोश रहकर आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन सिकंदर इस वक्त अभी उस बच्ची के साथ खड़ा हुआ था। और फिर सफरीना ने अपने दाएं हाथ की उंगली अपने मुंह में डालकर और फिर उस दूध में डबो दी। एकदम दूध का रंग नीला होकर दोबारा पहले जैसा हो गया। अब देखती हूँ तुम कैसे बचते हो मुझसे, सफरीना ने आहिस्ता लहजे में कहा था। ये कहकर सफरीना दोबारा बिजली बन गई और फिर उसने अपनी जगह छोड़ दी। वो घर से बाहर निकल चुकी थी। शहज़ादा जब सिकंदर के घर पहुंचा, एक बिजली की लहर घर में दाखिल होती नजर आई। ये क्या हो सकता है? ऐसी लहर शहज़ादा तरतोश को अपनी शादी के दिन भी नजर आई थी और एक एक करके सारी कड़ियाँ जुड़ती गईं। तो ये है सफरीना। शहज़ादा तरतोश सफरीना के सामने नहीं आना चाहता था और फिर सिकंदर से भी फ़िलहाल दूर रहना चाहता था, इसलिए उसने खुद को हिसार में बंद कर लिया। उसको शातिर के इंजाम का भी पता था, इसलिए उसने खुद को सुलेमानी हिसार में बंद कर लिया। अब सफरीना क्या, सफरीना का बाप भी मुझे नहीं महसूस कर सकता है।
وہ بھی سفرینہ کے پیچھے پیچھے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس وقت کچن کی جانب بڑھ رہی تھی اور شہزادہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ شہزادے کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کچن میں پہنچ کر سفرینہ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک برتن میں پڑے دودھ میں اپنی انگلی ڈبو دی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ لرز گیا۔ وہ سفرینہ کی چال سمجھ گیا تھا۔ سفرینہ سکندر کو زہر دینے جا رہی تھی۔ سفرینہ نے آہستہ لہجے میں کچھ کہا اور پھر بجلی بن کر باہر چلی گئی۔ پہلے تو شہزادے کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ حیران تھا کہ سفرینہ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ سفرینہ کوئی عام سی چڑیل نہیں ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، اور سکندر تو اسے قابو میں کرنے کے لیے چلا کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان جن کے لیے چلا کر رہا ہو تو وہ جن صرف اس انسان کو ڈرا سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سفرینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا اس پر جناتی دنیا کا قانون لاگو نہیں ہوتا؟ شہزادہ یہ سب سوچ رہا تھا کہ کسی کے پیروں کی آواز سنائی دی۔ سکندر بچی کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ اس وقت شہزادے کا دماغ جلدی جلدی سوچ رہا تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور اسے آج سکندر کو ہر حال میں بچانا ہے۔ اچانک اس کی نظر کچن کی کھڑکی سے باہر پڑی۔ ایک بلی اس وقت گھر کی باہر والی دیوار پر چل رہی تھی۔ بلی کو دیکھ کر شہزادے کے دماغ میں ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے جلدی سے جا کر بلی کو پکڑا اور اسے کچن میں لے آیا۔ تھوڑا سا دودھ ایک الگ برتن میں ڈال کر بلی کے سامنے رکھ دیا، جسے بلی گٹا گٹ پی گئی۔ شہزادے کا یقین درست ثابت ہوا۔ دودھ پی کر بلی وہیں گر گئی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ شہزادے نے بلی کو اٹھایا اور کچن سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی باہر نکلا، سکندر بیڈ روم سے نکل کر کچن میں چائے بنانے لگا۔ چائے اور انڈا کھا کر وہ دوبارہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ شہزادے نے زیادہ دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور ہاتھ میں پکڑی بلی کو اتنی زور سے سامنے دیوار پر دے مارا کہ آواز سنائی دے۔ وہی ہوا۔ بلی کے گرنے سے دھب کی آواز پیدا ہوئی اور تھوڑے سے انتظار کے بعد سکندر کا چہرہ نظر آیا۔ وہ آواز والی جگہ کی طرف جا رہا تھا اور پھر اسے بلی نظر آ گئی۔ نزدیک جانے پر سکندر کو بلی کے منہ سے جھاگ نکلتی نظر آئی۔ کسی نے بیچاری کو زہر دے دیا ہے۔ ظالم ہیں لوگ، سکندر نے اونچی آواز میں کہا تھا، اور پھر بلی کو اٹھا کر باہر گلی میں گیا اور وہیں سڑک کے کنارے پھینک کر دوبارہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ بیٹا، ابھی تک آپ نے انڈا ختم نہیں کیا ہے۔ مجھے تو آفس سے دیر ہو رہی ہے، جلدی جلدی آپ انڈا ختم کرو۔ یہ کہہ کر سکندر نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ یہ زہر تمہیں دیا جا رہا ہے پاگل۔ شہزادہ سکندر کی بے وقوفی پر تل ملا اٹھا تھا۔ انکل، آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ شہناز کی بات سن کر سکندر کا کپ وہی ہوا میں رک گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بچی کو ایسا جواب دے جو اس کے چھوٹے سے دماغ میں آ جائے۔ شہزادے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اگر وہ سکندر کے سامنے آ گیا تو پھر وہ سفرینہ کو ظاہر ہو جائے گا، اور سفرینہ کے سامنے شہزادے کا آنے کا مطلب شیطانوں اور جنوں کی نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے۔ بس بیٹا، مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے۔ سکندر کو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا کپ دوبارہ اوپر اٹھنے لگا تھا اور شہزادے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس سے پہلے کہ سکندر چائے کی چسکیاں لیتا، شہزادے نے بچی کو ہلکا سا دھکا دیا اور بچی سکندر سے جا ٹکرائی۔ سکندر کے لیے یہ سب اچانک ہوا اور وہ سنبھل نہیں پایا۔ بچی اس ہاتھ سے ٹکرائی تھی جس ہاتھ میں کپ تھا، اور پھر ساری چائے اور کپ بیڈ پر گر گیا۔ سکندر نے جلدی سے بچی کو سنبھالا۔ کیا ہوا بیٹا؟ خیریت تو ہے نا؟ پتہ نہیں انکل کیا ہوا، مجھے بیٹھے بیٹھے جھٹکا سا لگا اور پھر میں آپ سے ٹکرا گئی۔ سوری انکل، میں نے آپ پر چائے گرا دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ سکندر نے شہناز سے پوچھا۔ نہیں انکل، میں ٹھیک ہوں۔ گڈ، رکو میں یہ برتن کچن میں رکھاتا ہوں۔ سکندر نے سارے برتن اٹھا لیے اور کچن میں چلا گیا۔